Hello everyone, welcome to today's discussion on UCC. फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिंदी में हम बोलेंगे इसे समान नागरिक संहिता। यह शब्द काफी चर्चा में है और ये विगत सालों से समान नागरिक संहिता को लेकर के आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से जरूर सुना होगा और हर राजनेताओं के भाषणों में भी इस शब्द का उल्लेख जरूर रहता है। तो आज हम बात करेंगे, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे और समान नागरिक संहिता का हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में प्रावधान है। आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड देयर रेलिवेंस इन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स थ्रू यूपीएससी और स्टेट पीसीएस बोथ। अब इसमें देखिए कि सिलेबस के रूप में कहां मेंशन है, किससे रिलेट करता है। तो यदि आप गौर से देखें, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज एक्सेट्रा मीन दिस टॉपिक्स बिलोंग्स टू जनरल स्टडीज पेपर 2 मेन एंड पेपर 1 इन प्रिलिमिनरी। देन मेन एग्जाम्स में आप देखें जनरल स्टडी पेपर 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज arising out of their design and implementations। तो कहने का मतलब यह है कि समान नागरिक संहिता जो एक टॉपिक है, ये प्रिलिमिनरी एग्जाम में भी इसका वेटेज है, मेन एग्जाम में भी इसका वेटेज है। मेन एग्जाम में देखा जाए तो जनरल स्टडी पेपर 2 में। अब हम बात करेंगे कि जो ये टर्म्स हमने जिस टर्म्स की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। द टर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन पार्ट 4 आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। The state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India। मतलब आर्टिकल 44 का कहना है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यानी आप जैसा जानते हैं कि हमारे भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में कई जाति धर्म संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। हमारे यहाँ हर संप्रदायों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, अपने अपने कल्चर्स हैं, सभी को अपनी अपनी आस्थाएं हैं, सब अपना मानते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इतना तो सभी को मानना चाहिए कि देश संविधान से चलता है, क्योंकि यदि संविधान नहीं रहेगा तो अराजकता की स्थिति निर्मित हो जाएगी। इसीलिए अनुशासन में रहने के लिए संविधान का होना आवश्यक है और संविधान के लिए आवश्यक है कि चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, सभी के लिए एक कानून होना चाहिए। और इसीलिए यूसीसी की बात चल रही है और भारत जैसे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना बहुत आवश्यक है। एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूसीसी in the context of Indian Constitution, what are the key arguments for and against its implementation? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में समान नागरिक संहिता की अवधारणा की जांच करें, इसके कार्यान्वयन के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क है, इस पर आपकी आंसर होने चाहिए। आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, व्हाट इज द ऑनगोइंग डिबेट, यानी इस पर क्या बहस चल रही है। यह भी आए दिन आप न्यूज़पेपर और समाचार पत्रों के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं।
What is Article 44 of the Indian Constitution? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता क्या है, जिसको कि मैं अभी बताया और ये बोल्ड में लिखा हुआ, इससे आप समझ सकते हैं. Analyze the implications of including the UCC in a state level political manifesto. How does this align with national policy debates and federal principles? मतलब यह हुआ कि राज्य स्तरीय राजनीतिक घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता को शामिल करने के नीतार्थों का विश्लेषण करें. यह राष्ट्रीय नीतिगत पहलुओं और संघीय सिद्धांतों के साथ कैसे संरेखित है. Evaluate the challenges in implementing the UCC in a diverse society like India. What steps can be taken to address concerns of different communities while pursuing uniformity in civil laws. भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में समान नागरिक संहिता को लागू करने में आने वाले चुनौतियों का मूल्यांकन, नागरिक कानूनों में एकरूपता का अनुसरण करते हुए विभिन्न कम्युनिटी की चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं. जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जब कोई लॉज बनता है तो उसको मिसगाइड ज्यादा किया जाता है और कई अलग अलग लोग ऐसे होते हैं, लोगों को इसको गलत तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, सच्चाई से अवगत नहीं कराते हैं और वो मैक्सिमम हमारी आबादी इस चीज को समझ नहीं पाती और आंदोलन पे उतर आती है. तो इन चीजों को डिटेल में कि हर एक कम्युनिटी को इनकी चिंताओं के, यदि उनके कोई क्वेश्चंस मन में बनते हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर उन्हें जरूर बताया जाना चाहिए, उनकी चिंताओं को दूर किया जाना चाहिए. डिस्कस द हिस्टोरिकल इवेल्युएशन ऑफ डिमांड फॉर यूसीसी इन इंडिया. हाउ हैव पॉलिटिकल पार्टीज एंड सोशल मूवमेंट्स इन्फ्लुएंस दिस डिबेट. यानी भारत में समान नागरिक संहिता की मांग के ऐतिहासिक विकास पर चर्चा करें. पॉलिटिकल पार्टी और सामाजिक आंदोलनों ने इस मांग को कैसे प्रभावित किया, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए. डिस्कस द रोल ऑफ पॉलिटिकल मैनिफेस्टोस इन शेपिंग पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस. हाउ डू दे रिफ्लेक्ट द प्रायोरिटीज एंड प्रोमिसेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. यानी पब्लिक पॉलिसी और शासन को आकार देने में राजनीतिक घोषणा पत्रों की भूमिका पर चर्चा होनी चाहिए. वे किसी राजनीतिक दल की प्राथमिकता और वादों को कैसे दर्शाते हैं. व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स. सभी की अलग अलग यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के विशेषज्ञों की क्या कह रहे हैं, उनके भी विचारों को जानना जरूरी है. खासकर जो इसके विशेषज्ञ होते हैं वो सही जानकारी देंगे. तो अब हम यहां पर बात यह करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब इन दोनों के बीच में क्या अंतर है. रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ रिपोर्ट बाय 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ऑन आर्टिकल 44. नो इन डिटेल. तो देखिए इसके बारे में डिटेल में मैं चर्चा करने जा रहा हूं. तो सबसे पहले इस पर भी आपको जानकारी होनी चाहिए. इश्यूज एंड कंट्रोवर्सी with uniform civil code and why it has not been implemented even after 7 decades of independence. मतलब समान नागरिकता संहिता से जुड़े मुद्दे और विवाद तथा स्वतंत्रता के 7 दशक बाद भी इसे क्यों लागू नहीं किया. भाई देश को स्वतंत्र हुए इतने साल हो गए,लेकिन इन सब के ये चीजें तो बहुत पहले से बन जाने चाहिए, कानून लागू हो जाने चाहिए, अभी तक क्यों लागू नहीं हुए, इस पर भी मनन होना चाहिए. एंड सरना रिलीजन, व्हाट यू नो अबाउट द सेम. यानी सरना धर्म, इसके बारे में आप क्या जानते हैं. कल्चरल राइट्स ऑफ ट्राइबल्स एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कनेक्ट द डॉट्स. यानी आदिवासियों के सांस्कृतिक अधिकार और समान नागरिक संहिता से संबंधित मुद्दों पर भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए. अब हम बात यह करेंगे समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड. मीन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड इज वन that would provide for one law for the entire country, applicable to all religious communities in their personal matters such as marriage, divorce, inheritance, adoption, etc. Article 44 of the Constitution lays down that the state shall endeavor to secure a uniform civil code for the citizen throughout the territory of India. Article 44 is one of the directive principles. These defined in Article 37 are not justiciable, but the principles laid down there
in or fundamental in governance. Fundamental rights are enforceable in a court of law, while Article 44 uses the word state shall endeavor. Other articles in the directive principles chapter use words such as in particular strive, shall in particular direct its policy, shall be obligation of the state, etc. Article 43 mention state shall endeavor by suitable legislation, while the phrase by suitable legislation is absent in Article 44. All this implies that the duty of the state is greater in other directive principles than in Article 44. कहने का मतलब यह है, हिंदी में समझें कि समान नागरिक संहिता वो है जो पूरे देश के लिए कानून प्रदान करेगी, जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने आदि में लागू होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 निर्धारित करता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 44 निर्देशक सिद्धांतों में से भी एक है, जैसा कि आर्टिकल 27 में डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 37 में डिफाइन किया गया है कि ये जस्टिसेबल नहीं है। मतलब यह हुआ कि इसका न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें भी निर्धारित सिद्धांत शासन में मौलिक है। मौलिक अधिकार कानून की अदालत में लागू किए जा सकते हैं, जबकि आर्टिकल 44 में राज्य प्रयास करेगा शब्दों का प्रयोग किया गया है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स चैप्टर के अन्य अनुच्छेदों में विशेष रूप से प्रयास करेगा। आर्टिकल 43 में उल्लेख है कि राज्य उपयुक्त कानून द्वारा प्रयास करेगा, जबकि आर्टिकल 44 में उपयुक्त कानून द्वारा वाक्यांश अनुपस्थित है। इसका मतलब है कि आर्टिकल 44 की तुलना में अन्य डायरेक्टिव प्रिंसिपल में राज्य का कर्तव्य अधिक है। मींस तो इस तरह से देखिए, व्हाट इज ए यूनिफॉर्म सिविल कोड? मींस ए यूनिफॉर्म सिविल कोड इज वन दैट वुड प्रोवाइड for one law for the entire country applicable to all religious communities in their personal matters। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये आप बेसिक चीजें, जैसे यदि आपको आंसर देना हो तो आप इसे बता सकते हैं कि अब इसके बाद मैं बात करूंगा कि ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने कि what are the more important fundamental rights or directive principles? Does India not already have a uniform code in civil matters? How does the idea of a uniform civil code relate to the fundamental rights to religion? And how did the debate on a common code for Hindus play out? तो why are more important? तो ये जैसा कि मैंने उल्लेख किया पहला क्वेश्चन, इसकी मीनिंग है क्या अधिक महत्वपूर्ण है मौलिक अधिकार या नीति निर्देशक सिद्धांत? देयर इज नो डाउट दैट फंडामेंटल राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन मिनर्वा मिल्स 1980 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन पार्ट 3 मींस फंडामेंटल राइट्स and part 4 directive principles to give absolute primacy to one over the other is to disturb the harmony of the constitution. Article 31C inserted by the 42nd Amendment Act in 1976 however lays down that if a law is made to implement any directive principles, it cannot be challenged on the ground of being violative of the fundamental rights under articles 14 and 19। मतलब ये जो क्वेश्चन का आंसर ये है हिंदी में कि इसमें कोई संदेह नहीं कि फंडामेंटल राइट अधिक महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स 1980 में कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 एंड पार्ट 4 के बीच संतुलन की नींव पर स्थापित है। एक को दूसरे पर पूर्ण प्राथमिकता देना संविधान के सामंजस्य को बिगाड़ना है। हालांकि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा डाला गया आर्टिकल 31C निर्धारित करता है कि यदि कोई कानून किसी भी
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए बनाया जाता है तो उसे आर्टिकल 14 एंड 19 के तहत फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डज इंडिया नॉट ऑलरेडी हैव ए यूनिफॉर्म कोड इन सिविल मैटर्स? मतलब क्या भारत में नागरिक मामलों में पहले से ही समान नागरिक संहिता नहीं है? Indian laws to follow a uniform code in most civil matters. India Contract Act, Civil Procedure Code, Sales of Goods Act, Transfer of Property Act, Partnership Act, Evidence Act, etc. However, have made hundreds of amendments and therefore in certain matters there is diversity even under these secular civil laws. Recently, several states refused to govern by the Uniform Motor Vehicle Act 2019. If the framers of the Constitution had intended to have a uniform civil code, they would have given exclusive jurisdictions to Parliament in repeat of personal laws by including this subject in the union list, but personal laws are mentioned in the concurrent list. Last year, the Law Commission concluded that a uniform civil code is neither feasible नॉट डिजायरेबल। मतलब यह हुआ कि भारतीय कानून अधिकांश नागरिक मामलों में एक समान नागरिक संहिता का पालन करता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता, माल की बिक्री अधिनियम, संपत्ति अधिनियम, भागीदारी अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम आदि राज्यों ने हालांकि सैकड़ों संशोधन किए हैं और इसलिए कुछ मामलों में इन सेकुलर नागरिक कानूनों के तहत भी विविधता है। हाल ही में कई स्टेट ने समान मोटर वाहन अधिनियम 2019 द्वारा शासित होने से इनकार कर दिया है। यदि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स का इरादा एक समान नागरिक संहिता रखने का था तो उन्होंने इस विषय को सूची में शामिल करके व्यक्तिगत कानूनों के संबंध में पार्लियामेंट को विशेष अधिकार क्षेत्र दिया होता, लेकिन व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेख समवर्ती सूची में किया गया, मींस कंकरेंट लिस्ट में किया गया। पिछले साल विधि आयोग ने निष्कर्ष निकाला था कि समान नागरिक संहिता न तो संभव है और न ही वांछनीय है। Next is, how does the idea of uniform civil code relate to the fundamental right to religion? मतलब समान नागरिक संहिता का विचार धर्म के मौलिक अधिकार से किस प्रकार संबंधित है? Article 25 lays down an individual's fundamental right to religion. Article 26 Clause B affords the right of each religious denomination or any section 3 thereof to manage its own affairs in matters of religion. Article 29 defines the right to conserve distinctive culture. An individual's freedom of religion under Article 25 is subject to public order, health, morality, and other provisions relating to fundamental rights, but a group's freedom under Article 26 has not been subjected to other fundamental rights. In the Constituent Assembly, there was division on the issue of putting uniform civil code in the fundamental rights chapter. The matter was settled by a vote by a 5:4 majority. The fundamental rights subcommittee headed by Sardar Vallabhbhai Patel held that the provision was outside the scope of fundamental rights and therefore the uniform civil code was made less important than freedom of religion. देखिए, कहने का अर्थ यह है कि आर्टिकल 25 व्यक्ति के धर्म के प्रति मौलिक अधिकार को निर्धारित करता है, जबकि आर्टिकल 26 भी प्रत्येक धार्मिक समुदाय या उसके किसी वर्ग को धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार को बरकरार रखता है, जबकि आर्टिकल 29 विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण के अधिकार को परिभाषित करता है। आर्टिकल 25 के तहत किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता और फंडामेंटल राइट से संबंधित अन्य प्रावधानों के अधीन है, लेकिन आर्टिकल 26 के तहत किसी समूह की स्वतंत्रता अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन नहीं है। संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में रखने के मुद्दे का विभाजन था। इस मामले को बोर्ड से सुलझाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाली फंडामेंटल राइट्स की उप समिति ने 5:4 के बहुमत से माना कि यह प्रावधान मौलिक अधिकारों के दायरे से बाहर है। नेक्स्ट इज, हाउ डिड द डिबेट ऑन ए कॉमन कोड फॉर हिंदू प्ले कोड? हिंदुओं के लिए समान संहिता पर बहस कैसे हुई?
In June 1948, Dr. Rajendra Prasad, President of the Constituent Assembly, warned Jawaharlal Nehru Dad to introduce basic changes in personal law ways to impose progressive ideas of a microscopic minority on the Hindu community as a whole. Other opposed to reforms in Hindu law included Sardar Patel, Pattabhi Sitaramaiya, M.A. Iyengar, M.M. Malvi, and Kailash Nath Kadju. When the debate on the Hindu Code Bill took place in December 1949, 23 or 28 speakers opposed it. On September 15, 1951, President Dr. Rajendra Prasad threatened to use his powers of returning the bill to Parliament or voting it. Dr. Bhimrao Ambedkar eventually had to resign. Nehru agreed to trifurcations of the code into separate acts and diluted several provisions. मतलब आप समझिए कहानी ये थी कि जून 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू जी को चेतावनी दी कि पर्सनल लॉ में बुनियादी बदलाव करना पूरे हिंदू कम्युनिटी पर सूक्ष्म अल्पसंख्यक के प्रगतिशील विचारों को थोपना है। हिंदू कानून में सुधारों का विरोध करने वालों में सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, अयंगर, एम मालवी, कैलाशनाथ काटजू शामिल थे। जब दिसंबर 1949 में हिंदू कोड बिल पर बहस हुई तो 28 में से 23 वक्ताओं ने इसका विरोध किया और 15 सितंबर 1951 को प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिल को पार्लियामेंट में वापस करने या इसे वीटो करने की अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की धमकी भी दी। अंततः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा। नेहरू ने कोर्ट को अलग अलग एक्ट में विभाजित करने और कई प्रोविजंस को कमजोर करने पर सहमति व्यक्त की। तो ये थी असली स्टोरी और ये जो है देश के आमजन और आम व्यक्तियों को जानना जरूरी है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप जरूर इसको अच्छे से सुने और इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर लिखने का अभ्यास करें। तो आज इतना ही, धन्यवाद।